केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री रिएक्शन यानी प्राथमिक या मूल अभिक्रिया की चर्चा की थी। मैंने आपको यह बताया था कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाएगा यानी जो अभिक्रिया एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा उस अभिक्रिया का नाम प्राथमिक या मूल अभिक्रिया होगा। और प्राथमिक या मूल अभिक्रिया की खास बात यह होगा कि इनका आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी और इनका कोटि यानी जो ऑर्डर होगा वह दोनों समान होगा। तो दो टाइप का रिएक्शन होता है, उनके मैकेनिज्म के आधार पे। जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में ख़त्म होगा उसका नाम एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप से होता हुआ प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आज का हम लोग का टॉपिक होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको बताने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया, तो हम लोग उस इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, और इसकी व्याख्या हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा करेंगे। तो हम लोग आर्हेनियस का इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। आज का आपका टॉपिक होगा वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी कांस्टेंट। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी कांस्टेंट। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, और इसकी व्याख्या करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आर्हेनियस का इक्वेशन। तो अथवा करके आप हेडिंग बनाइएगा आर्हेनियस का समीकरण। तो हम लोग का टॉपिक होगा वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, यानी ताप घटाने या बढ़ाने पर वेग स्थिरांक यानी स्मॉल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी को बताने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन का यूज किया जाएगा। तो चलिए इसको देखा जाए। तो पहला पॉइंट आप जान लीजिए, ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है और ताप का मान घटाने पर वेग स्थिरांक का मान घटता है। पहले मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट घटेगा। ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है और ताप का मान घटाने पर वेग स्थिरांक घटता है। जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा, और जब वेग स्थिरांक घटेगा तो अभिक्रिया का दर भी घटेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? याद करिएगा, आपने दर समीकरण लिखा था R बराबर के A का पावर n, जहां n अभिक्रिया की कोटि था। अगर k का मान बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा, और अगर k का मान घटेगा तो r का मान घटेगा। r माने अभिक्रिया का दर घटेगा। तो ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा, और वेग स्थिरांक बढ़ने के कारण अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा, और ताप का मान घटाने पर वेग स्थिरांक घटेगा, और वेग स्थिरांक घटने के कारण अभिक्रिया का दर भी घटेगा। आपको मैंने दर समीकरण बताया था कि अभिक्रिया का जो दर होता है
वह विकारक के सांद्रता के किसी घात पे निर्भर करेगा, जिसे हम लोग अवक्रिया की कोटि कहते हैं। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाने पे एक कांस्टेंट आया था और इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक। अगर k का मान बढ़ेगा तो r का मान यानी अवक्रिया का दर बढ़ेगा, और k का मान घटेगा तो r का मान भी घटेगा। तो ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, और वेग स्थिरांक बढ़ने के कारण अभिक्रिया का दर बढ़ता है, और ताप का मान घटाने पर वेग स्थिरांक घटेगा, और वेग स्थिरांक घटने के कारण अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। कितना घटेगा या बढ़ेगा, इसी को बताने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया, और उस इक्वेशन का नाम होगा आर्हेनियस इक्वेशन। तो पहले यह लिख लिया जाए, ताप का मान बढ़ाने पर, पहले आप डायरेक्टली रिजल्ट लिखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है ताप का वेग स्थिरांक पर। ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, जिससे अवक्रिया का वेग भी बढ़ता है। जब वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो अवक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, जिससे अवक्रिया का वेग भी बढ़ता है। आगे लिखिएगा, ताप के साथ वेग स्थिरांक में हुए इस परिवर्तन को, ताप के साथ वेग स्थिरांक में हुए इस परिवर्तन को आर्हेनियस समीकरण के द्वारा समझा जाता है। ताप के साथ वेग स्थिरांक में हुए इस परिवर्तन को आर्हेनियस समीकरण के द्वारा समझा जाता है, जो निम्न है। ताप के साथ वेग स्थिरांक में हुए परिवर्तन को आर्हेनियस समीकरण के द्वारा समझा जाता है, जो निम्न है। जरा इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का टॉपिक था कि ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको यह बताया कि ताप का मान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, जिससे अवक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। और कितना परिवर्तन होगा, कितना बढ़ेगा, इसको आर्हेनियस का समीकरण बताता है। तो चलिए आर्हेनियस का समीकरण देख लीजिए। आर्हेनियस का इक्वेशन होता है K बराबर A e का पावर माइनस EA बटे RT। आर्हेनियस का इक्वेशन होता है, घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान है। K बराबर A e का पावर माइनस EA बटे RT, जहां पर K क्या होगा, तो K होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, या हिंदी में इसको वेग स्थिरांक कहा जाएगा। K होता है वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। A होता है, A को कहते हैं, या जो आर्हेनियस समीकरण में A है, A का नाम होता आर्हेनियस फैक्टर, या इसी का नाम, इसी A को आर्हेनियस फैक्टर के अलावा और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्हेनियस फैक्टर माने आर्हेनियस गुणांक होता है। इसी A का और नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर यानी पूर्व चरघातांकी गुणांक। इसी ए का कई नाम होता है, अलग अलग राइटर अलग अलग नाम लिखते हैं। ए का नाम कुछ किताबों में आपको आरएनएस गुणांक मिलेगा, कुछ में पूर्व चरघातांकी गुणांक मिलेगा, और इसी ए का एक नाम और होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी आवृत्ति गुणांक। इसी ए को कुछ क्वेश्चन में, कुछ किताबों में कुछ राइटर आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। तो आरएनएस का समीकरण होता है के इक्वल ए ई का पावर माइनस ई ए बटे आर टी, जहाँ पे के क्या होगा, के होगा वेग स्थिरांक, ए क्या होगा, तो ए माने आरएनएस गुणांक होगा, या इसी का नाम पूर्व चरघातांकी गुणांक, या इसी का नाम आवृत्ति गुणांक। ए का नाम आरएनएस गुणांक, या इसी ए को पूर्व चरघातांकी गुणांक, या इसी ए का नाम आरएनएस गुणांक। ई क्या होता है, ई के बारे में जानिए। ई को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में सक्रिय ऊर्जा। सुन लीजिए थोड़ा सा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता, एक निश्चित ऊर्जा रहेगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। उस ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा का होना आवश्यक होता है, उस ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा होता है। और रिएक्टेंट को जितनी ऊर्जा देने पर वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, माने वह एक्टिव हो जाएगा, उस ऊर्जा का नाम सक्रिय ऊर्जा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 200 जूल एनर्जी चाहिए, तो 200 हो गया दहली ऊर्जा, और आपके पास 150 जूल एनर्जी है, तो 50 जूल और ऊर्जा देके मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया, तो 50 जूल क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा होना चाहिए, उस ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा होना चाहिए, उस ऊर्जा का नाम दहली ऊर्जा। और जितना ऊर्जा बाहर से देने पर रिएक्टेंट का ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, उस ऊर्जा का नाम एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इतना ऊर्जा देने पर वह एक्टिव हो गया। तो ये होता एक्टिवेशन एनर्जी माने सक्रिय ऊर्जा। आर क्या होता है, आर माने गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक, और आर का जो मान होगा वह ईए के अनुसार रखेंगे। अगर ईए जूल में होगा तो आर का मान जूल में रखा जाएगा, ईए कैलोरी में होगा तो आर का मान भी कैलोरी में रखा जाएगा। टी क्या होगा यहाँ पे, तो टी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हिंदी में इसको परम ताप कहा जाए, और परम ताप यानी केल्विन में ताप। परम ताप यानी जो टेम्परेचर केल्विन में व्यक्त होता है उसको परम ताप कहते हैं। तो आरएनएस का समीकरण होता है K बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बटे आर टी। यहाँ पे K क्या होगा, वेग स्थिरांक होगा, ए क्या होगा, आरएनएस गुणांक, इसी का एक नाम पूर्व चरघातांकी गुणांक और एक नाम आवृत्ति गुणांक। अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग नाम मिलेगा। ये क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा होगा, आर गैस कांस्टेंट होगा और टी क्या होगा, परम ताप। तो आरएनएस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा हम लोग और अभी सिंप्लीफाई किया जाएगा, दोनों पक्षों का लॉग लेके
और फिर इसके क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो पहला काम करिए कि आप इसको छाप लीजिए। तो ताप के साथ वेग स्थिरांक में परिवर्तन को जानने के लिए मैंने आरएनएस का इक्वेशन बताया, K = A e का पावर -EA/RT। इस इक्वेशन के द्वारा टेम्परेचर T और वेलोसिटी कांस्टेंट K के बीच में हम लोग रिलेशन जानेंगे और यह जानेंगे कि ताप बढ़ाने या घटाने पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल किया जाए, हम लोग दोनों पक्षों का log ले लिया जाए ताकि यह इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों का log ले लिया जाए। यहाँ log K हो गया और इस वाले पक्ष का log लिया जाए तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो जाएगा log m इंटू n का फार्मूला। यहाँ पे जब हमने log लिया दाहिने वाले पक्ष में तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो जाएगा log m इंटू n का, और log m इंटू n होता है log m प्लस log n होता है। चले भाई आगे देखा जाए, log e बेस k इक्वल log e बेस a। यहाँ एक और फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, log m का पावर n होता n log m, घात पहले चलाता है। log m का पावर n क्या होता n log m, log पहले चलाएगा, log e का बेस e होगा। यहाँ पे एक काम और किया जाए, log e बेस को 10 बेस में बदला जाए और log e बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 2.303 का मल्टीप्लाई करता हूं, log e बेस कन्वर्ट हो गया log 10 बेस में। यहाँ भी वही काम, 2.303 का मल्टीप्लाई किया गया, log e बेस कन्वर्ट हो गया 10 बेस में, -EA/RT। अगर समान बेस पे समान नंबर है तो उस log का मान 1 होता है। log का बेस भी e है और यहाँ e है भी डेटा में, तो सेम बेस पे वैल्यू 1 हो जाता है। अब हम लोग दोनों पक्षों में 2.303 का डिवाइड कर दिया जाए, log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस a माइनस EA/2.303 RT, और इसी को हम लोग आरएनएस इक्वेशन कहेंगे जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए या न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज आरएनएस इक्वेशन, या आरएनएस इक्वेशन हो गया, और इसी इक्वेशन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए करेंगे। ये हम लोग का आरएनएस इक्वेशन है, लेकिन इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने में इस लॉगरिथम फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे, इस लॉग वाले रूप का यूज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे। यह भी हम लोग का आरएनएस का इक्वेशन है, लेकिन इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस लॉगरिथम वाले रूप का आप यूज करिएगा। यह आरएनएस का समीकरण सिंपल बनाने के लिए दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। यहाँ पे log m इंटू n का फार्मूला लगा, log m प्लस log n हो गया। यहाँ log m का घात n, तो n log m होता, घात पहले चलाता है। फिर log e बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई किया, दोनों पक्षों में 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस ए माइनस EA/2.303
आर टी। और इसी इक्वेशन को आरएनएस का इक्वेशन कहेंगे, या भी आरएनएस का इक्वेशन है, लेकिन कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल में हम लोग इसी का यूज करेंगे। यहाँ से आप और देखिए, अगर टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो जब आप अधिक से भाग करेंगे तो यह कम आएगा ओवरऑल। जब टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो अधिक से भाग करने पर ओवरऑल यह कम आएगा, और जब इसमें से कम घटेगा तो इसका मान अधिक आएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मान बढ़ता है। दोबारा सुनिएगा, ध्यान से आप देखिए, जब टेम्परेचर का मान हम लोग बढ़ाएंगे तो जब अधिक से भाग होगा तो यह कम आएगा, और जब इसमें से कम घटेगा तो इसका मान ज़्यादा आ जाएगा। यानी टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मान बढ़ता है। इस इक्वेशन से यह क्लियर हो गया कि टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इसको जानने के लिए आपको सारे डेटा को यहाँ रखना होगा, और उससे यह क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जब आप अधिक से भाग करेंगे तो ओवरऑल यह टर्म कम आएगा, और इसमें से कम घटाने पर यह अधिक आएगा। तो इसको आप छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचा जाएगा log 10 बेस k के बीच में और 1/t के बीच में, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग ग्राफ खींचा जाए log 10 बेस k के बीच में और 1/t के बीच में। तो ग्राफ बिटवीन log 10 बेस k एंड 1/t। तो वेग स्थिरांक और ताप के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा log 10 बेस k और 1/t। तो हमने आरएनएस का इक्वेशन निकाला, log 10 बेस k इक्वल log 10 बेस a माइनस (a/2.303 RT। हमने क्या निकाला आरएनएस का इक्वेशन, log 10 बेस k इक्वल log 10 बेस a माइनस (a/2.303 RT। तो उसको हमने लिखा 1/t लिखा, या मल्टीप्लाई नहीं किया, अलग कर दिया। इसके बीच में ग्राफ खींचना है और log 10 बेस k के बीच में। तो हमारा x अक्ष हो गया y अक्ष। y अक्ष पे हमने log 10 बेस k ले लिया, और x अक्ष पे हमने 1/t ले लिया। इनके बीच में हमको ग्राफ खींचना है। तो y अक्ष पे हमने log 10 बेस k ले लिया और x अक्ष पे 1/t ले लिया। तो दोनों के बीच ग्राफ खींचने के लिए कंपेयर करा दिया जाए, कंपेयरिंग टू। यहाँ आप देखिए दोनों का घात 1 है, और मैं बार बार बताता हूँ कि अगर x और y दोनों की घात 1 हो तो वह सरल रेखा का समीकरण होता है। यहाँ x और y दोनों का पावर 1 है, तो यह सरल रेखा का समीकरण है। तो आप तुलना करा दीजिए, या y अक्ष पे y बराबर c प्लस mx से आप तुलना करा दीजिए इसका सरल रेखा के समीकरण से। यह एक सरल रेखा का समीकरण होगा। ग्राफ खींचने पे एक सरल रेखा आएगा क्योंकि दोनों का घात 1 है। अगर x और y दोनों का घात 1 हो तो वह सरल रेखा का समीकरण होता है। तो y बराबर c प्लस mx हो गया। तो यहाँ से आप देखिए y अक्ष पे log 10 बेस k, x अक्ष पे 1/t है। यह जो ग्राफ है, ग्राफ का प्रवणता आया स्लोप ऑफ ग्राफ, और ग्राफ का प्रवणता tan थीटा होता है, जहाँ थीटा धन x अक्ष से कोण होता है। कितना आया? -a/2
2.303 आर आया। ग्राफ का ढाल निगेटिव आया माने थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। सरल रेखा यहाँ पे होगा। अब सरल रेखा खींचने का दो तरीका, या पहला तरीका या दूसरा तरीका। पहले वाले रेखा का ढाल जो है वह 90 से कम आएगा, और अगर 90 से कम आएगा तो जो ढाल होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि tan 90 से जो कम का मान होता है वह पॉजिटिव होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। हमको तो यह क्लियर हो गया कि इनके बीच में ग्राफ खींचने पे एक सरल रेखा मिलेगा। अब कैसा सरल रेखा मिलेगा? लाइन 1 के जैसा खींचा जाए कि लाइन 2 के जैसा, तो इसको हम लोग डिसाइड करेंगे प्रवणता से। प्रवणता निगेटिव आया माने थीटा का मान 90 से बड़ा होगा, तो हम लोग लाइन 2 का ग्राफ खींचेंगे। भाई सरल रेखा होगा तो सरल रेखा खींचने का दो तरीका, पहला यह तरीका, दूसरा यह तरीका। लेकिन यहाँ पे जो ढाल होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा और हमको ढाल निगेटिव चाहिए, तो ऐसा हम लोग ग्राफ खींचेंगे। log 10 बेस के और 1/t के बीच में, और इस वाले ग्राफ के द्वारा काटा गया अंतःखंड होगा log 10 बेस a होगा, और इस ग्राफ का ढाल होगा, इस ग्राफ का ढाल होगा -2.303 r होगा। तो log 10 बेस के और 1/t के बीच में हमने ग्राफ खींचा। इनके बीच में ग्राफ खींचने पे एक सरल रेखा आया। सरल रेखा का ढाल निगेटिव था, तो थीटा का मान हमने 90 से बड़ा कर दिया। कितना अंतःखंड काटेगा? c माने अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है log 10 बेस से, और इसका ढाल आया -2.303 r आ गया। तो इस ग्राफ को आप छाप लीजिए, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल को लगाया जाए। अब आरएनएस इक्वेशन के हम लोग क्वेश्चन को लगाया जाए, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लगाएंगे वह इस टाइम आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो क्या है वह क्वेश्चन, जरा पढ़िए ध्यान से उसको। क्वेश्चन में कह रहा कि एक nth कोटि की अपक्रिया के लिए आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक माने आरएनएस गुणांक या पूर्व चर घातांकी गुणांक का नाम ही आवृत्ति गुणांक होता है। तो a का मान 100 दिया। क्वेश्चन में कह रहा कि एक nth कोटि की अपक्रिया के लिए आवृत्ति गुणांक का मान 100, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान 19,147 जूल पर मोल, और EA का मान जूल में दिया, तो गैस कांस्टेंट R का मान भी जूल में रखा जाएगा 8.31 जूल पर मोल केल्विन। R का मान EA के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अगर ये जूल में होगा R का मान जूल में रखा जाएगा, EA कैलोरी में होगा R का मान कैलोरी में रखा जाएगा। तो कह रहा है एक nth कोटि की अपक्रिया के लिए आवृत्ति गुणांक यानी A का मान 100 दिया, सक्रिय ऊर्जा 19,147 जूल पर मोल दिया, तो कह रहा 727 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, वेग स्थिरांक का मान पूछा। 727 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक का मान पूछा। आपको याद होना चाहिए आरएनएस गुणांक में टेम्परेचर परम ताप होता है जो केल्विन में होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाए, तो यहाँ से टेम्परेचर हो गया 1000 केल्विन। टेम्परेचर का मान हो गया 1000 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर परम ताप होता है केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ेंगे, जोड़ दिया 1000 केल्विन।
आवृत्ति गुणांक का मान क्वेश्चन में 100 दिया, सक्रिय ऊर्जा 19,147 जूल पर मोल या जूल में दिया, तो गैस कांस्टेंट का भी हमने जूल वाला मान रखा, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर का मान 727 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज किया क्योंकि यह परम ताप होता है। वेग स्थिरांक पूछा है, चले निकाल लिया चाहे। आरएनएस समीकरण होता log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस a माइनस a अपान 2.303 RT। आरएनएस समीकरण होता है log 10 बेस के इक्वल log 10 बेस a माइनस a अपान 2.303 RT। मान रखा चाहे log 10 बेस के का मान निकालना है। log 10 बेस a का मान 100 दिया और 100 को लिख लिया चाहे log 10 पे घाते 2, 100 का मान log 100 का मान 2 होगा। अभी सॉल्व किया जाएगा। a का मान 19,147 2.303, R का मान 8.31 और T का मान 1000। यहाँ से log 10 बेस के इक्वल हमने log 100 का मान निकालेंगे। log 100 को लिखेंगे 10 पे घाते 2, तो log m का घाते n होगा। इसको हमने लिखा 10 पे घाते 2, 10 का वर्ग 100 होगा, log m का घाते n होगा, n log m, और log 10 का मान 1 होगा, तो इसका मान ओवरऑल 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मान 2 आएगा। कैसे? 100 को लिखा 10 का वर्ग, 2 पहले आ जाएगा, तो log 10 बेस 10 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा। इसको आप गुणा भाग करिएगा, 8 दूना 16, गुणा करने पे लगभग 19.147 आएगा। 1000 का गुणा होगा तो 19,147 कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया log 10 बेस के बराबर 2 में से 1 गया 1, या के बराबर log हटाएंगे तो log कैसे हटेगा, या 10 का पावर हो जाएगा, तो 10 आ गया। और nth कोटि की अपक्रिया है तो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स 1 होगा। आपको लॉग हटाना आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। लॉग हटेगा तो यह 10 का पावर हो जाएगा, 10 का पावर 1 यानी 10 आ गया, तो वेग स्थिरांक का मान 10 आया। nth कोटि की अपक्रिया थी तो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स 1 होगा। क्वेश्चन में आवृत्ति गुणांक दिया, सक्रिय ऊर्जा दिया, टेम्परेचर दिया, वेग स्थिरांक पूछा। सारे मान को हमने आरएनएस इक्वेशन में रखा, तो log 10 बेस के बराबर 1 आया, log हटाया तो के बराबर 10 का पावर 1 यानी 10 आ गया। nth कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स 1 होता है। छापेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ है, और इस ग्राफ का ढलान 135 डिग्री दिया है, और क्वेश्चन में सक्रिय ऊर्जा पूछा है। क्वेश्चन क्या है? log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ का ढलान दिया 135 डिग्री, और क्वेश्चन में सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो चले इस क्वेश्चन को लगाया जाए। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ का ढाल होता है m बराबर tan थीटा,
और log 10 बेस के और 1/t के बीच के ग्राफ का हमने ढाल निकाला था -e/2.303r निकाला था। log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ का हमने ढाल निकाला था tan थीटा बराबर -e/2.303r निकाला था। मान रखा चाहे tan थीटा का मान 135 डिग्री -e/2.303, r का मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन, tan 135 का मान -1 होगा -e/2.303 इंटू 8.31 गुणा करने पे ये बराबर आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी यही सेम डेटा हुआ था, 19.147 जूल पर मोल। यह आ जाएगा सक्रिय ऊर्जा। कैसे निकला दोबारा क्वेश्चन में log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ का ढाल दिया और क्वेश्चन में सक्रिय ऊर्जा पूछा था। log 10 बेस के और 1/t के बीच ग्राफ का ढाल tan थीटा होता है बराबर -e/2.303r, थीटा धन x अक्ष से कोण 135 दिया हमने रखा, r का मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन रखा, जूल में रखा तभी आंसर जूल में आया, गुणा करके हमने सॉल्व किया तो सक्रिय ऊर्जा का मान 19.147 जूल पर मोल आया। आज के लेक्चर को अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में वेग स्थिरांक और ताप के बीच का संबंध चलेगा। वहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वह होगा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक।